तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनिमल में 3 तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है। एक जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, हमने उसे नाम दिया था अमोनिया, यानी इस तरह के एनिमल को क्या बोलते थे, अमोनोटेलिक, और प्रोसेस को क्या बोलते थे, अमोनोटेलिज्म। और इस तरह के एनिमल सबसे ज्यादा पानी का लॉस करते थे, राइट। फिर एक सेकंड कैटेगरी थी जो पानी का थोड़ा कम लॉस करते थे, और उनमें आते थे यूरियोटैलिक, और प्रोसेस को बोलते थे यूरियोटैलिज्म। और एक और कैटेगरी थी जो पानी का लॉस ना के बराबर करते थे, और उन कैटेगरीज का नाम, उसका नाम था क्या, यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक वाली प्रोसेस का नाम क्या था, यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म। सबसे ज्यादा वाटर लॉस किसने किया, सबसे कम वाटर लॉस किसने किया, हाँ, तो सबसे ज्यादा वाटर लॉस किया अमोनोटैलिक ने, सबसे कम वाटर लॉस किया यूरिकोटैलिक ने। अच्छा, यूरिकोटैलिक का एग्जांपल क्या होता है, आरबीआई लिमिटेड, आर फॉर, बी फॉर बर्ड्स, ठीक है ना, आई फॉर इंसेक्ट्स, और लिमिटेड का मतलब था लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स। फिर मैंने आपको बताया था अमोनोटैलिक में आएंगी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस जैसे टैडपोल, और क्या आएगा बताओ, और आएगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। याद आया कि नहीं आया। फिर मैंने आपको बताया था कि यूरियोटैलिक में आएगा कार्टिलेजिनस फिश, और क्या आएगा मैमल, और क्या आ जाएंगे लैंड एम्फीबियंस, या एडल्ट एम्फीबियन भी बोल सकते थे। एडल्ट एम्फीबियन में क्या आएगा, फ्रॉग। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि मेल फ्रॉग एक्चुअली मेल फ्रॉग बोल सकता है कि फीमेल फ्रॉग, हाँ, फीमेल शांत स्वभाव की थी और मेल मधुर गीत गा के फीमेल को रिझाता था। इट वाज अ मीटिंग कॉल स्पेशली रिपोर्टेड इन विच सीजन, रेनी सीजन, बरसात की एक रात में, है ना। बताया था कि नहीं बताया था। चलो, फिर उसके बाद आपको बताया गया कि ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। बताओ, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी कितनी होगी, 1 पेयर, यूरेटर कितना होगा, 1 पेयर, यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है, 1, यूरिथ्रा कितना होता है, 1, हमारे किडनी का वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम। हमारी किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप। हमारी जो किडनी होती है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। सब कुछ याद आ रहा होगा आपको। अब बताओ, हमारी किडनी का लेंथ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। हमारी किडनी का विड्थ कितना होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर। हमारी किडनी की थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। तो 2 से 3 सेंटीमीटर, क्लियर है यहां तक। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत खुद को ही करनी है। सही है कि नहीं भाई। मैं आपको सिर्फ बेटर सिखा सकता हूं, मेहनत तो आपको खुद को ही करनी है ना। और जब तक मेहनत आप नहीं करोगे, लाख जिम ज्वाइन कर लो, ना तो बॉडी बना पाओगे, और अगर मोटे हो तो बॉडी को वो वेट लॉस भी नहीं कर पाओगे। बोलो सही है कि नहीं। मेहनत तो खुद को ही करनी है ना, तो मेहनत करिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं ना, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये आज भी बात लागू होती है ना। चाहे दुनिया जितनी भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। आपने सुना होगा प्यार अंधा होता है, आपने सुना होगा प्यार अंधा होता है, नहीं, बदलाव होता है, समय के अकॉर्डिंग बदल गया है। पहले आज अंधा नहीं है, उसने आंखें बदलवा ली हैं। आज वो शकल, सूरत, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ देखता है। जब प्यार अंधा नहीं है, आंखें बदल गई, तो आप लोग क्यों अंधे बने पड़े हो। सही कहा कि नहीं कहा। तो प्यार अंधा नहीं होता है, उसने अपनी आंखें बदलवा ली हैं। आज गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए प्यार के लिए, है ना, पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, सही है कि नहीं, शकल सूरत अच्छी होनी चाहिए। तो वो जमाने चले गए जब प्यार ने अपना रुख बदल दिया। तो आप क्यों नहीं बदल रहे हो मेरे भाई और फीमेल भाइयों।
सही है कि नहीं? पढ़ाई करो, बहुत आसान है चीजें, सब सीख जाओगे। एक रिमाइंडर दे रहा हूं, चीजों को एक रिकॉल करा रहा हूं, जरा याद देख करिएगा। प्रोटीन से अमीनो एसिड बना था, उससे अमीनो ग्रुप आ गया। न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजन बेस बना था, उससे क्या हो गया? उससे अमीनो ग्रुप आ गया। और मैंने बोला था इसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर टॉक्सिक टू द बॉडी, दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द बॉडी। और टॉक्सिक चीजें शरीर में रख के क्या करेंगे? उन्हें निकाल देना है। अगर आप इन्हें रखोगे भी तो ये आपकी ब्लड का पीएच डिस्टर्ब कर देंगे और आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इनको निकालना ही बेहतर विकल्प है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था लगभग सभी प्रोडक्ट्स में CO2 और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। फैट के साथ एडिशनल निकला था कीटोन बॉडीज, और हमारे प्रोटीन के साथ निकला था अमोनिया। लेकिन अमोनिया हमारे शरीर में इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि उसे बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता। तो अमोनिया को हमारे लिवर ने धीरे से किस में बदल दिया? यूरिया में। और इस यूरिया को कहां ड्रॉप कर दिया था? ब्लड में। और ब्लड में आने के बाद किडनी तक भेज दिया गया था, और किडनी ने इसे छान दिया था, और छान के किडनी ने क्या बना लिया था? तो यूरिन। और इसी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का यूरिया डिस्चार्ज कर दिया गया, और इसी डिस्चार्ज को मैंने बोला था मिक्सचुरेशन। याद आया? प्रोसेस ऑफ यूरिन डिस्चार्ज इज नोन एज मिक्सचुरेशन। ध्यान से सुना था कि नहीं सुना था? ठीक है ना? और इसके लिए एक रिफ्लेक्स काम करता है, जो इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक रिफ्लेक्स काम करता है, और उस रिफ्लेक्स को हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। समझ आई बात? मैंने आपको बताया था, अभी आते ही बताया था कि अमोनिया पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है, ये बहुत ही टॉक्सिक है, इसलिए इसे बॉडी में ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। सो इट हैज टू इमीडिएटली डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना? आइदर बाय द गिल्स और बाय द इंटायर बॉडी सरफेस। इज दैट क्लियर? फर्दर आई टोल्ड यू यूरिया के बारे में कि यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक है, यानी उससे कम टॉक्सिक है इन द कंपैरिजन ऑफ अमोनिया, और ये पानी में कम सोल्युबल है इन द कंपैरिजन ऑफ अमोनिया। और ये ज्यादातर लैंड वाले एनिमल का एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। लैंड में जहां पानी की काफी कमी है, वहां पे क्या होता है? यूरिक एसिड। मैंने ये भी बताया था कि आपको यूरिक एसिड कैसे बनता है। यूरिक एसिड फॉर्म्ड बाय द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की पिरिमिडिन मेटाबॉलिज्म? प्यूरिन या पिरिमिडिन? प्यूरिन के दो एग्जांपल बताओ। एडनिन और गुआनिन। तो इसी मेटाबॉलिज्म से ये बनता है यूरिक एसिड। अगर किसी की बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अमोनिया नहीं बनता, अमोनिया थोड़ा बहुत निकलता है। ऐसा भी नहीं कि हमारे अंदर यूरिक एसिड नहीं बनता, यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत बनता है, पर वो ना के बराबर बनता है। हमारा मेन वेस्ट क्या है? यूरिया। थोड़ा बहुत अमोनिया भी निकालती है हमारी बॉडी, ठीक है ना? थोड़ा बहुत और क्या निकालती है? थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी निकालती है। ये सारी चीजें निकलती चली जाती है। इज दैट क्लियर? यूरिया साइकिल का दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया, का दूसरा नाम सोलिनोसाइड या फ्लेम सेल। कहां पाया जाता है? प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज को फ्लैट वॉर्म्स बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अच्छा, और इसका बेस्ट एग्जांपल था टेपवॉर्म। अच्छा, और प्लेनेरिया भी इसका बेस्ट एग्जांपल था। प्लेनेरिया को चाकुर की धार के नीचे अमर बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? बोला गया था इमॉर्टल अगेंस्ट द शार्पनेस ऑफ नाइफ, है ना? अच्छा बताओ, अर्थवर्म में क्या होता है? नेफ्रिडिया। अच्छा, ये क्या है? लेंसिलेट। लेंसिलेट को एम्फिऑक्सस या फिर हम लोग ने क्या बोला था? ब्रैंकियोस्टोमा। और ये किसका मेंबर है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा मतलब इसका फाइलम है कि सब फाइलम? फाइलम का नाम बताओ, नाम में ही छुपा है, कॉर्डेटा। ये था कॉकरोच या अन्य इंसेक्ट्स में पाए जाने वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका नाम था मालपिगेन टिब्यूल। मालपिगेन टिब्यूल के नंबर होते थे 100 से 150, कलर होता था येलो। दे आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिटगट, ठीक है ना? जबकि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या पाया गया था? हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो कल का रिवीजन भी देखो करा दे रहे हैं, तो मैं वैसे भी करा देता हूं, लेकिन अभी और भी तेजी से कराएंगे। बताओ ये क्या है? प्रॉन। प्रॉन को क्रस्टेशियंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रॉन में एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? ये किस कलर की दिख रही है? इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या पड़ा? ग्रीन ग्लैंड। क्या नाम पड़ा? ग्रीन ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर हो गई? हम लोगों ने कल अपना एसिडिटी सिस्टम देखा था। आज यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को पिकअप करेंगे, यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको किडनी के जनरल फीचर बता दिए थे। हमारी किडनी का लेंथ, हमारी किडनी का वेट, हमारी किडनी की थिकनेस, हमारी किडनी का वेट, हमारी किडनी की पोजीशन, हमारी किडनी कैसी है, हमारी किडनी ऐसी है, हमारी किडनी वैसी है, सब बता दिया था, है ना? क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। किडनी के चारों तरफ की कवरिंग का नाम? रीनल कैप्सूल। याद करो, बढ़ाया था, है ना? देखो, किडनी में दो भाग होते हैं। किडनी में कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जगह जगह पर ऐसे धंसा रहता है। एक हो गया कॉर्टेक्स और एक हो गया मेडुला। दो बातें बताई थी आपको। सबसे बाहर की कवरिंग का नाम क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग थी और इस कवरिंग को टफ कैप्सूल बोला था। दैट इज रीनल कैप्सूल। ये था रीनल कैप्सूल। ये सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? किडनी को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या है? कॉर्टेक्स। ये क्या है? मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स का हिस्सा देखो कुछ मेडुला में धंसा हुआ है। ठीक है, और कॉर्टेक्स में ये मेडुला के अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कोनिकल कोनिकल पिरामिडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनका नाम होता है मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। ये ऐसे पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कैसे? कोनिकल है कि नॉन कोनिकल? कोनिकल है ना। और देखो मैं इनके ये ट्यूब का नाम बता देता हूं। इनके ट्यूब का नाम होता है क्या? इनके ट्यूब का नाम होता है माइनर कैलिसिस, और सिंगुलर फॉर्म में कैलिक्स बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलेंगे? कैलिक्स, और प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं कैलिसिस। ठीक है ना। जब ये कई सारी ट्यूब देखो जुड़ गई, ऐसे ऐसे ट्यूब होती है, जब कई सारी ट्यूब जुड़ जाती है तो ये देखो एक मोटी सी ट्यूब बन गई। व्हाट अबाउट दिस? माइनर की जगह क्या लगा दो? मेजर। नाम बताइए। मेजर कैलिसिस, या सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हो तो कैलिक्स। और आप देख पा रहे हो कि कई सारी ट्यूब, जैसे इधर की भी ऐसे ही होगी, इधर की आपस में फ्यूज कर गई, इधर की भी इसमें खुल गई, तो कई सारी ट्यूब ऐसे खुलती चली जाती है इसमें। तो जब ये खुलेगी इस ट्यूब में तो इसका क्या नाम होगा? ये जो है ये एक ब्रॉड, ये देखो ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल का मतलब समझते हो ना? एक तरफ चौड़ा और दूसरी तरफ सकरा। एक तरफ चौड़ा, दूसरी तरफ सकरा। हिंदी में बोलते हैं कीप नुमा। क्या बोलते हैं? कीप नुमा। तो बताओ ये कीप नुमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो इधर से इधर जाने पे सकरा हो रहा है। दिस इज फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड ब्रॉड स्ट्रक्चर। ध्यान देना, फनल शेप कैसा? ब्रॉड, चौड़ा, ब्रॉड स्ट्रक्चर। एंड दैट इज, किडनी के लिए कौन सा वर्ड लगाते थे? और इसके लिए वर्ड लगा देना रीनल पेल्विस। बताओ, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। तो ये ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर है, रीनल पेल्विस नाम दिया। ठीक है, और ये क्या है? इसका क्या नाम था? व्हाट इज दिस? दिस इज मेडुलरी पिरामिड। मेडुला का पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड।
कोनिकल मास है, दिस इज कोनिकल मास। कहां प्रेजेंट है, मेडुला में कि कॉर्टेक्स में? ठीक है, मेडुला में प्रेजेंट है। अच्छा, अब आप देख पा रहे होगे, यहां पे देखो, ये ग्रैनुलर होता है। कॉर्टेक्स कैसा होता है? ग्रैनुलर, दानेदार। क्यों होता है? क्योंकि यहां पता है जो नेफ्रॉन है किडनी का, किडनी की यूनिट का नाम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, अभी लिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये ग्रैनुलर दिखाई पड़ता है। ये कैसा होता है, ग्रैनुलर की नॉन ग्रैनुलर? ग्रैनुलर ड्यू टू मैक्स नंबर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान देना। अच्छा, ये कैसा दिख रहा है? ये उल्टा कर दो, नॉन ग्रैनुलर। अब समझ गए होगे क्यों? ड्यू टू मिनिमम नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन। बोलो सही है कि नहीं? और किडनी की सबसे छोटी यूनिट का नाम, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है? दैट इज क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स। और इसकी संख्या हो सकती है अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन, मतलब लगभग 10 लाख के करीब। और वो ये भी बताए पर किडनी, पर के का मतलब किडनी, पर किडनी। समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक चीजें? यहां तक सारा सिनेरियो क्लियर है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। किडनी के चारों तरफ की टफ कवरिंग क्या कहलाती है? रीनल कैप्सूल। अगर टफ है तो सुरक्षा देगी कि नहीं देगी? अगर टफ है तो सुरक्षा देगी कि नहीं देगी? देगी ना। उसके बाद बताओ, जब हम अंदर गए तो हमें एनाटॉमिकली कितने भाग दिखाई पड़ रहे हैं? 2। पहला बताओ कॉर्टेक्स, दूसरा बताओ कॉर्टेक्स कैसा है, ग्रैनुलर की नॉन ग्रैनुलर? ग्रैनुलर की नॉन ग्रैनुलर? तो ग्रैनुलर होता है। कोई पूछे क्यों ग्रैनुलर है, बताना कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स व्हाइल मिनिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेडुला। इसलिए मेडुला नॉन ग्रैनुलर होता है और अपना कॉर्टेक्स ग्रैनुलर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब पास होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होते हैं तो क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? फिर आपको बताया गया कि देखो कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा ये पिरामिड के बीच बीच में धसा हुआ है, ये देखो मेडुला के अंदर धसा हुआ है। इनका नाम बता दें। ये देखो मेडुला, ये मेडुला है कि कॉर्टेक्स? जल्दी बोलो, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है मेडुला। अब मेडुला में देखो ये कॉर्टेक्स कहीं कहीं धसा हुआ है, पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स धसा हुआ है। इस धसे हुए हिस्से को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। पूरा नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। साइंटिस्ट के नाम के आधार पे इसका नाम क्या दे दिया गया? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये देखो, इसका अभी थ्योरी लिखा दूंगा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। दिस इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या होता है रीनल कॉलम? अभी अब मैं थ्योरी में कवर करूंगा, मैं थ्योरी में अभी कवर कर दूंगा। इतनी बातें क्लियर है? एक बार फाइनली देख लो, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला में धसा हुआ है और किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रेजेंट है पिरामिड्स के बीच में। जैसे ये देखो पिरामिड है, पिरामिड के बीच में। ये देखो पिरामिड है, पिरामिड के बीच में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम मतलब लंबे और पतले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉलम जैसे हैं, इन्हीं को बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। कंफर्म है? अच्छा, रीनल पिरामिड या फिर बोले मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड कैसे होते हैं? कोनिकल की नॉन कोनिकल? कोनिकल, कोन जैसे होता है। कोन कैसा होता है? ऐसा है ना, तो कोनिकल है, कोनिकल स्ट्रक्चर्स है। और ये जो है जिस ट्यूब में खुल रहे हैं उसे बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये देखो, ये कौन सी ट्यूब है? माइनर कैलिक्स, ठीक है ना।
फिर ये देखो, जब कई माइनर कैलिक्स जुड़ गई, इधर की आई इधर की आई, तो एक चौड़ी ट्यूब बन गई। इस चौड़ी ट्यूब को क्या बोलेंगे? इस चौड़ी ट्यूब को बोलते हैं मेजर कैलिक्स। मतलब कई सारी पतली ट्यूब होती हैं, जब वो मिल जाती हैं तो मेजर कैलिक्स बना देती है। और कैलिक्स इज द सिंगुलर वर्ड की प्लूरल वर्ड? और कैलिसिस इज द प्लूरल वर्ड। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है? बताओ, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस कहां ओपन होती है? रीनल पेल्विस ओपन होती है यहां आगे, और इस ट्यूब को आगे चल के बोलेंगे यूरिटर। क्या बोलेंगे? यूरिटर। रीनल पेल्विस कहां ओपन होती है? यूरिटर। और यूरिटर कहां जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर कहां जाएगा? यूरिथ्रा। हिंदी में बोलते हैं जैसे वो मूत्र वाहिनी, फिर जाएगा मूत्राशय यानी क्या? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर क्या जाएगा? मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा। और वहां से मूत्र बाहर। सही है कि नहीं? यानी यूरिन आउट। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे। देखो, रीनल कॉलम ऑफ बेटिनी क्या होता है? कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला में प्रेजेंट मेडुलरी पिरामिड्स के बीच धसा होता है, उसे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। उसे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो समझ में आई बात? देखो फिगर में देख लो, ये कॉर्टेक्स का हिस्सा जो पिरामिड्स के बीच में धसा हुआ है, दिस इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। दिस इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझ में आई बात? ये देखो, दो पिरामिड्स के बीच में धसा हुआ है। देखो, दो पिरामिड्स के बीच में धसा हुआ है, दो पिरामिड्स के बीच में धसा हुआ है, और कॉर्टेक्स का हिस्सा है लेकिन मेडुला में धसा हुआ है, तो इसे नाम दिया गया रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? चलो, अब बताओ, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, रुकना, ध्यान देना जरा, और थोड़ी बात क्लियर कर ली जाए। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या बताया? नेफ्रॉन्स। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या नाम है? नेफ्रॉन्स। समझ में आई बात? तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, मैं ऐसे लिखूं, किडनी में क्या थे? नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो ये नेफ्रॉन्स पाए जाते थे। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ये इनकी जो डक्ट होती है ना, इनकी जो डक्ट होती है, डक्ट ओपन इनटू रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। अब जरा देखो, अगर इनकी डक्ट यहां ओपन है तो यहां से जो यूरिन बनेगा, यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है? नेफ्रॉन। यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है? आंसर आएगा नेफ्रॉन। वो यूरिन कहां पहुंच जाएगा? रीनल पिरामिड की रीनल पिरामिड में। ठीक है, रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड में पहुंच जाएगा। वहां से कहां पहुंच जाएगा? बताओ, इसकी ट्यूब का नाम? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से कहां पहुंच जाएगा? बताओ। मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कहां पहुंच जाएगा? बताइए। हाँ, रीनल पेल्विस। ब्रॉड फनल से स्ट्रक्चर यानी रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से कहां चला जाएगा? यूरिटर। यूरिटर से कहां चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से कहां चला जाएगा?
यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से क्या हो जाएगा, आउट, यानी मिक्चुरेशन। तो पूरा पाथवे क्लियर हो गया, पूरा पाथवे क्लियर हो गया ना, कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन ने जो यूरिन बनाया, वो यूरिन किसी डक्ट द्वारा, वो डक्ट कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, ये डक्ट कौन सी है जो पिरामिड में जाके खुल रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चला गया माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बना दी, कई सारी मेजर कैलिक्स मिलकर के रीनल पेल्विस में ओपन हो गए, रीनल पेल्विस यूरेटर में ओपन हो गई, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन हो गया। समझ आई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? इसको थोड़ा क्लियर लिख दें। कोई डाउट है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? यहां तक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरा देखो, ये हिस्सा कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? अगर कोई चीज धसी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, और कोई चीज उभरी हुई है तो क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो आप देखो ये उभरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं इसका नाम, दिस इज कॉन्वेक्स फेस। बोलो, कॉन्वेक्स फेस है, उत्तल वाला फेस है, और ये धसा हुआ है, इस तरफ का हिस्सा, इधर का हिस्सा धसा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव फेस। और मेरा सारा फोकस अभी कॉनकेव फेस पर है। देखो कॉनकेव फेस पर ये खांचा नजर आ रहा है, ये देखो ये खांचा पूरा नजर आ रहा है ना, ये ज्वाइंट नजर आ रहा है ना, देखो ध्यान दो, ये यहां जाके और ये यहां जाके, ये खांचे जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये खांचे जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये यहां लिख देते हैं इसका नाम, ये इसको बोलते हैं नॉच, NOTCH। लेकिन नॉच का कोई नाम भी तो होगा, इसको क्या कहते हैं, हाइलम। नॉच को क्या कहने लगे, हाइलम। बताओ नॉच किधर है, कॉनकेव फेस, कॉन्वेक्स फेस पर कि कॉनकेव फेस पर, कॉन्वेक्स पर कि कॉनकेव पर, ठीक है। उस नॉच का कोई नाम दे दिया जाए, क्या नाम दिया आपने, हाइलम। क्या नाम दिया, हाइलम। ठीक है ना, सब कुछ है एनसीईआरटी में, पूरी एनसीईआरटी कवर करके चल रहे हैं, और देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। अब आप देखो जरा ध्यान देना, देखो हम लिख रहे हैं कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस पर क्या प्रेजेंट थी, एक नॉच प्रेजेंट होती है, नॉच प्रेजेंट, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से, देखो इसी प्लेस से किडनी में 3 चीजें एंटर करती हैं। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली चीज बताओ, किडनी में क्या होना चाहिए, खुद सोच के देखो, किडनी एक ऑर्गन है कि नहीं है, किडनी एक ऑर्गन है कि नहीं है, कौन सा ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किसी भी ऑर्गन के पास क्या होना चाहिए, ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, और ब्लड को वापस भी लाना है, ये हमने सीखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरी, और ब्लड लाने के लिए वेन। बोलो सही कि नहीं, धमनी और सिरा। तो बताओ पहले क्या होनी चाहिए, ऐसे लिख दो, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी। और ब्लड वेसल भी कितने प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी यानी धमनी, और एक होती वेन यानी सिरा।
अच्छा एक बात बताओ, ये किडनी की है ना, किडनी के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? रीनल लगाते हैं ना। तो एक काम करो, इसके आगे लगा दो आर। आर मतलब रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो दो चीजें समझ में आ गई, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। और देखो, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आप इस बात से सहमत हो? हम लोग देखो पूरी बातें क्लियर करके चल रहे हैं ना, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट। नंबर टू, नंबर टू, किसी भी जगह पे भाई क्या होना चाहिए? नर्व सप्लाई होनी चाहिए। तो नर्व की भी एंट्री होगी। अगर नर्व सप्लाई नहीं होगी तो किडनी में दर्द होगा, कैसे पता चलेगा? किडनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कैसे पता चलेगा? तो यानी सेंसेशंस लाने और ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? नर्व की सप्लाई होनी चाहिए, राइट। और नर्व भी दो प्रकार की होती है, पता है? एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर। ध्यान देना, जो ब्रेन की तरफ जाए उसे सेंसरी, जो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ आए उसे मोटर। बताओ, किडनी से एक नर्व मेरे ब्रेन में गई, नाम बताओ? सेंसरी नर्व, है ना। और बताओ, ब्रेन से मेरी किडनी में आई, व्हाट इज दिस? मोटर। समझ में आई बात? क्लियर है? देखो, फिर आगे थर्ड होना चाहिए क्या? बताओ। आर्टरी हो गई, वेन हो गई, अब क्या? अरे भाई, जब अंदर आर्टरी है, वेन है और नर्व है, और जो चीज बना रहे हो वो बाहर नहीं निकालोगे तो फायदा क्या? किडनी में क्या बन रहा है? खाना। अच्छा, क्या बन रहा है? पानी। हाँ, तो यूरिया निकालो ना। तो देखो क्या लिखा है, यानी क्या होना चाहिए? यूरिटर, यूरिटर टू पास, टू पास यूरिन, ठीक है ना, आउट, टू पास यूरिन आउट, यानी ये यूरिन को बाहर निकालेगा। बोलो, जो चीज जिस चीज का पर्पस पढ़ रहे हो वो चीज भूल जाओगे क्या? तो ब्लड वेसल होनी चाहिए, नाम हमने देख लिया। नर्व सप्लाई होनी चाहिए, नाम हमने देख लिया। और ये भी देख लिया कि कोई किसी भी ऑर्गन से अगर ब्रेन की तरफ कोई नर्व ले जा रही है तो उसे संवेदी नर्व या फिर सेंसरी बोलते हैं, और फिर वापस ला रही तो उसे मोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। और यूरिटर, यूरिटर वही है जो यूरिन को पास आउट करेगा, यानी किडनी से बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा तो किडनी से बाहर निकालेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? यहां तक चीजें अपने को सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हमारी किडनी कैसी थी? रेट्रोपेरिटोनियल। हमारी किडनी का जो इनर वॉल, हमारी किडनी जो होती है डोर्सल साइड से इनर वॉल से चिपकी हुई थी, और इस तरह की किडनी को क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो किडनी की लेंथ हो गई, किडनी की विड्थ हो गई, सारी चीजें हो गई। किडनी में नर्व सप्लाई की बात हम लोग ने कर ली। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स क्या होगा, सब कुछ आपको बता दिया गया। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कवर है, लेंथ विड्थ कल ही कवर कर लिया था, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हर एक किडनी में कितने वो न्यूरॉन्स, सॉरी, कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? 10 लाख के करीब। फिक्स नहीं है, मैंने क्या बोला था? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। तो हम लोग अब नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, किडनी की यूनिट को हम लोग ने बुलाया था नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स को एनसीईआरटी ने दो भागों में बांट दिया है। नेफ्रॉन को एनसीईआरटी ने कितने भागों में बांटा है और इसकी संख्या कितनी थी अभी मैं बता चुका हूं, 1 मिलियन के करीब। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के करीब होती है, एक्चुअली 10 से 12 लाख, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बोल दिया है 1 मिलियन के करीब, होती है 10 से 12 लाख, राइट। तो नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक को हम बुलाएंगे ग्लोमेरुलस, एक को बुलाएंगे ग्लोमेरुलस, और दूसरे को बुलाएंगे हम लोग क्या?
नेफ्रिक टिब्यूल, नेफ्रिक टिब्यूल। तो कितने भाग हो गए? दो। एक हो गया क्या? ग्लोमेरुलस। दूसरा नेफ्रिक या रीनल टिब्यूल, नेफ्रिक या रीनल टिब्यूल। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा ग्लोमेरुलस और दूसरा लिखा है रीनल टिब्यूल या नेफ्रिक टिब्यूल। बात तो एक ही है ना, क्योंकि रीनल बोल सकते हैं, रीनल या नेफ्रिक टिब्यूल। अब दोनों में क्या अंतर है, बारी बारी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखो एक काम करते हैं, दोनों की डिटेल में पहले आपको बताऊं। पहले ग्लोमेरुलस पढ़ाएंगे, फिर आपको नेफ्रिक टिब्यूल या रीनल टिब्यूल बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? यानी क्या? ब्लड वेसल रिलेटेड टू किडनी। और मोटा मोटा जान लें ये क्या होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के पार्ट्स को हमने क्या बुलाना चालू कर दिया? नेफ्रिक टिब्यूल। जबकि ब्लड वेसल की चीजों से संबंधित है ग्लोमेरुलस। तो आइए देखते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखो पहले मैं नेफ्रिक टिब्यूल की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। याद आ रहा है? कभी कभी ना कभी देखा होगा। कुछ ये फिगर याद आया आप लोगों को? देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान देने की बात है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इस हिस्से को बुलाएंगे क्या? कॉर्टेक्स। और इस हिस्से को क्या बुलाएंगे? लाइन के ऊपर का एरिया क्या कहलाता है, और लाइन के नीचे का एरिया क्या कहलाता है? मेडुला। अब आप इससे ये पता चल जाएगा कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में है, कौन कौन से मेडुला में। इतनी बातें क्लियर हैं? अभी हम लोग किस पे डिस्कशन कर रहे हैं? ग्लोमेरुलस वाले हिस्से पे कि नेफ्रिक टिब्यूल के बारे में? नेफ्रिक टिब्यूल या अभी ग्लोमेरुलस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किस पे डिस्कशन कर रहे हैं? नेफ्रिक टिब्यूल के बारे में या रीनल टिब्यूल के बारे में, यानी नेफ्रॉन के बारे में। सही है ना? अब इसके नाम बता दिए जाएं। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। सुना है? वोमेन्स कैप्सूल। ये हिस्सा कहलाता है नेक, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और नेक कैसी दिख रही है? सिलिएटेड। ये हिस्सा कहलाता है पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला कि दूर वाला? पास वाला। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड मतलब कुंडलित, ऐसे कुंडलित, घुमा हुआ, बैठा हुआ, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। अच्छा, ये हिस्सा जो हेयर पिन लाइक दिख रहा है, हेयर पिन लाइक, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज हेयर पिन लाइक लूप ऑफ हेनले। आज के बाद बुलाएंगे एलओएच। एलओएच यानी लूप ऑफ हेनले।
इज दैट क्लियर? अब ये हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसका नाम है डीसीटी। अब समझ गए होगे डीसीटी क्या होता है? डीसीटी इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। ये पास वाला था इसलिए प्रॉक्सिमल, ये दूर वाला था इसलिए डिस्टल। तो सबसे पहला पार्ट बोवेन कैप्सूल, फिर नेक आप नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेकिन होता है, नेक सिलेटेड होता है, उसके बाद होता है पीसीटी, पीसीटी के बाद होता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डीसीटी होती है, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब याद रखना ये जो ट्यूब है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन यहीं पे खत्म हो गया। नेफ्रॉन कहां पे खत्म हो गया है? डीसीटी पर। ये आगे का हिस्सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। जैसे कोई रोड है आपके घर के सामने, तो वो रोड हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे पड़ोसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वो सबकी सबकी कॉमन चीज है, सब उस पे चल सकते हैं। हम ये बोले कि हम रोड पे कब्जा कर लें तो मेरे कोई प्रॉपर्टी है नहीं वो, राइट? वैसे देखो ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी नेफ्रॉन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखो कोई नेफ्रॉन यहां से घुस जाएगा, कोई नेफ्रॉन यहां से यूरिन देगा, कोई यहां से देगा, कोई यहां से देगा। इस तरीके से ये सबका यूरिन कलेक्ट करके चलती जाएगी। और टर्म यूरिन पहली बार यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। बताओ टर्म यूरिन कहां पर इस्तेमाल करते हैं? टर्म यूरिन कहां पे इस्तेमाल करते हैं बताओ? शब्द यूरिन पहली बार यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। मेरा आपसे सवाल है कि कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में होती है कि मेडुला में, कि दोनों में दिख रही है? दोनों में दिख रही है। यहां पे भी है, यहां पे भी है, पूरी कलेक्टिंग डक्ट है। दिस स्ट्रेट ट्यूब इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। स्ट्रेट ट्यूब जो कॉर्टेक्स से लेके कहां तक फैली हुई है? मेडुला तक। और ये किसकी ये किसकी वो प्रॉपर्टी है? ये किसी भी नेफ्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसी भी नेफ्रॉन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो एक डक्ट है जो सभी नेफ्रॉन से क्या कलेक्ट कर रही है? यूरिन। सभी से यूरिन कलेक्ट कर रही है। देखो इधर से भी ले रही है, ये देखो इधर से भी ले रही है, इधर से भी ले रही है, इधर से भी ले रही है। इसलिए इसका नाम पड़ गया कलेक्टिंग डक्ट। बस इसका काम है कलेक्शन करना। और टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। और हमारा यूरिन बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए बोलेंगे क्या? हाइपर टॉनिक। टॉनिक मतलब सोल्यूशन, टॉनिक मतलब सोल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा, और आइसो मतलब होता है सेम सेम कॉन्सेंट्रेशन हो। यदि दो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो आइसोटॉनिक। अगर एक डाइल्यूट हो दूसरा कॉन्सेंट्रेट हो तो जो डाइल्यूट वाला होता है उसे बोलते हैं हाइपोटॉनिक, और जो गाढ़ा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटॉनिक। तो हमारा यूरिन कैसा है? हाइपरटॉनिक की हाइपोटॉनिक? हाइपरटॉनिक की हाइपोटॉनिक। और टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल करेंगे जरा देख के बताओ? टर्म यूरिन इज फर्स्ट अप्लाइड इन कलेक्टिंग डक्ट। और मेरा फिर से वही सवाल है, क्या कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट है कि नहीं है? आंसर आएगा नहीं है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो ये करता क्या है? ये सभी नेफ्रॉन से क्या उसका फिल्ट्रेट लेता है, और फिल्ट्रेट लेने के बाद वो क्या करता है? कॉर्टेक्स से होते हुए मेडुला तक पहुंचा देगा। ठीक है ना? और याद करो मेडुला में क्या होते हैं? मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होते हैं। और याद करो मेडुलरी पिरामिड ने ही रिसीव किया था कलेक्टिंग डक्ट को। ये वही डक्ट है जो मेडुला में यूरिन को रिसीव करती है। ये देखो देखो दिखाते हैं। किडनी में क्या है? अब नेफ्रॉन एक डक्ट के अंदर ओपन हुआ, अब यही डक्ट हम क्या कह सकते हैं बताओ? ये अब आपको समझ में आ गया ना? कलेक्टिंग डक्ट ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये केवल कलेक्ट कर रहा है। और ये कहां ओपन होगा बताओ? रीनल पिरामिड में। रीनल पिरामिड किस में ओपन होगी? माइनर कैलिक्स किस में ओपन होगा? मेजर कैलिक्स कहां ओपन होगा? रीनल पेल्विस कहां ओपन होगा? यूरेटर कहां ओपन होगा? यूरिनरी ब्लैडर कहां ओपन होगा? यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाएगा। अभी बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हो? बिल्कुल एनसीईआरटी क्लियर हो रही है? तो ये हम लोग पढ़ रहे थे रीनल ट्यूब्यूल, और इसमें कितने पार्ट है आपको दिख रहा है? कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोवेन कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोवेन कैप्सूल। उसके बाद नेक, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद
लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, डीसीटी जैसे ही डीसीटी आया यहां पे नेफ्रॉन खत्म हो गया। फिर आगे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये किसी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, एक्चुअली दिस इज अ डक्ट ओनली विच कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फ्रॉम एवरी नेफ्रॉन, ठीक है ना, एवरी नेफ्रॉन, एंड इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब विच स्प्रेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला, कॉर्टेक्स टू मेडुला। And term urine is first applicable in which duct? That is collecting duct. Our urine is hypertonic, hypotonic या फिर isotonic? Hypertonic. इसका मतलब ये हमारे प्लाज्मा से गाढ़ा है। यूरिन हमारे खून में उपस्थित प्लाज्मा से कितना गाढ़ा है? 4 गुना। हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लेकिन हमारे यूरिन की ऑस्मोलरिटी है 300 का 4 टाइम्स करो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और याद रखना आगे हम लोगों को ये सब काम आएंगी चीजें पढ़ने में। Is that clear to all of you? अभी लूप ऑफ हेनले किस तरह का है? हेयर पिन लाइक, जैसे गर्ल्स लगाते हैं ना एक बाल को संभालने के लिए एक ऐसे ट्यूब वो होती है क्लिप, ऐसी है किसी के पास? अरे दिखा दो, लगाएंगे नहीं, मेरे में तो लगेगी भी नहीं। है किसी के पास? बॉयज क्यों देख रहे हैं? बॉयज के पास क्या हो? गर्ल्स बॉयज को देख रही हैं। बताओ, अजीब है, दुनिया बदल गई है। सही है, सही कहा था हमने, गर्ल्स देख रही बॉयज को। चलो एनीवे, समझ में आई बात कि नहीं? आपने देखा होगा बालों को संभालने के लिए एक ऐसी क्लिप लगाते हैं, एक ऐसी क्लिप लगाई जाती है ना। कभी कभी क्या होता है जब सर पे वो घूंघट लेते हैं तो ऐसे ऐसे संभालने के लिए भी लगा लेते हैं। याद करो, बहुत सारी होती है ऐसे। वही होती है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, और इसमें भी 2 भाग है, इसमें भी 2 भाग है, एक थिक वाला भाग और एक थिन वाला भाग। इसमें भी 2 भाग है, एक थिक वाला और एक थिन वाला, ठीक है ना। और इसमें भी 2 भाग है, ये है डिसेंडिंग और ये है असेंडिंग। अब नाम बोलना, दिस इज थिक डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज थिन डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज थिन असेंडिंग पार्ट, दिस इज थिक असेंडिंग पार्ट। तो लूप ऑफ हेनले में देखा जाए तो 4 भाग हो गए। ये बोलो, थिक डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। ये बताओ थिन डिसेंडिंग, ये बताओ थिन असेंडिंग, ये बताओ थिक असेंडिंग। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। सारी बातें अभी तक क्लियर है, स्पष्ट है सारी बातें? टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? यूरिन हमारे प्लाज्मा से कितने गुना गाढ़ा है? 4 गुना। सब कुछ क्लियर है? अब एक रूल सीखो, सीखो क्या पढ़ा चुका हूं पहले ही। नेफ्रॉन के किसी भी हिस्से में अगर आपको एपिथेलियम पूछा जाए तो बताना सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा था कैसा होता है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। बताओ नेफ्रॉन में कैसा एपिथेलियम होता है? सिंपल, और शेप दिख रहा है क्यूब लाइक, तो नाम क्या पड़ा? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। लेकिन पीसीटी में देखो, पीसीटी में ध्यान दीजिएगा, पीसीटी में ऐसा होता है, क्यूबाइडल तो होगा ही होगा लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। पहले ये बताओ, माइक्रोविली इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल सेल की प्लांट सेल? आपने सेल पढ़ा है, बताइए माइक्रोविली किसका लक्षण है? एनिमल सेल का। वेरी गुड, एकदम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, है ना। तो बताओ इसके ऊपर माइक्रोविली पाई जाएगी, और माइक्रोविली का काम क्या है? मूवमेंट देना या सरफेस एरिया बढ़ाना? भैया मूवमेंट देने के लिए सीलिया और फ्लैजिला है, तो सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट देता है, ये तो केवल सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। याद करो विली के ऊपर क्या पाई गई थी? माइक्रोविली। सरफेस एरिया इनॉर्मसली बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? इसका मतलब बताओ
क्या होता है? बताओ ये क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाएगा कि मूवमेंट देगा? सरफेस एरिया बढ़ाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो सरफेस एरिया कहां बढ़ जाता है? पीसीटी में। और इस तरह के एपिथेलियम को अपन बुलाएंगे क्या? दिस इज ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, आगे बोलो, शेप बोलो, क्यूबाइडल एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? ब्लड सॉरी, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। सही है। अच्छा, दो ऐसी भी जगह है जहां क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं है। दो अपवाद हैं जहां पे क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं है। जहां क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं है बल्कि ऐसा ऐसा एपिथेलियम है, ऐसा। अब बताओ ये कैसा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बताओ ये कैसा है? यहां लिख दूं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, राइट? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये फ्लैट वाले को क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ऐसा किस जगह पे है? ऐसा दो जगह पे है, और मैं बता देता हूं वो दो जगह है कौन सी है। द फर्स्ट वन इज ये कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज, मैं लिखूं ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे, बोमेन कैप्सूल। और बताओ दूसरा कहां पे? यहां पे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो आप बताओ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? कितनी आसानी से हो जाएंगे, देखो एक फिगर में सब कुछ। बिल्कुल क्लियर है। बताओ, अगर मैं पूछूं, ध्यान दो, अगर मैं पूछूं नेक में या फिर इस डीसीटी में या फिर कलेक्टिंग डक्ट में कैसा एपिथेलियम है, लेकिन पीसीटी में कैसा है? ब्रश बॉर्डर। अच्छा, मैं पूछूं यहां और यहां कैसा है? स्क्वैमस। देखो सब कुछ तो बता दिया। क्लियर है? अब जल्दी जल्दी बताना। मैं केवल पॉइंट करूंगा, मैं केवल इशारा करूंगा, जवाब आपको देना है। जल्दी करो, बताओ यहां कैसा है? सिंपल स्क्वैमस। यहां बताओ सिंपल क्यूबाइडल। यहां बताओ ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। यहां बताइए स्क्वैमस। यहां बताइए क्यूबाइडल। यहां बताइए क्यूबाइडल। सही है ना? सब जगह क्यूबाइडल है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर ऐड कर दो। और दो ऐसी जगह बताओ जहां इस तरीके का है, पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले। क्लियर है? कोई डाउट? कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। आगे देखो, दो तीन पॉइंट जो रह रहे हैं वैसे मैंने बता दिया है। वुमेन कैप्सूल इज डबल वॉल के सिंगल वॉल? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। सही है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला है, कई बार बोला है। देखो, डबल वॉल है कि सिंगल वॉल? कप लाइक है कि नहीं है? कप प्याली नुमा है कि नहीं है? तो कप लाइक स्ट्रक्चर है। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। और यहीं से ब्लड फिल्टर होकर नेफ्रॉन टिब्यूल में आ जाता है, या नेफ्रिक टिब्यूल, जिसको रीनल टिब्यूल भी बोला था, नेफ्रिक टिब्यूल में एंटर करता है। इसीलिए इसकी वॉल पतले एपिथेलियम की बनी होनी चाहिए कि मोटे? इसकी वॉल
थिन, सिंपल। अभी बता दिया ना पतला वाला एपिथेलियम कौन सा होता है, स्क्वैमस। बोलो सही है। नेक के बारे में जानते हैं, पीसीटी के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो पीसीटी के बारे में थोड़ा और बता दें। पीसीटी कैसी थी, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, याद आया, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा रहे हैं कि सरफेस एरिया, ताकि यहां पर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके, यहां पर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके। किस चीज का, सवाल ये किस चीज का, जब ब्लड यहां से यहां छनेगा, जब ब्लड यहां से यहां छनेगा तो क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीजें भी छन जाती हैं और वेस्ट चीजें भी छन जाती है। एक बार बताओ, इंपॉर्टेंट चीजों को यूरिन से निकाल देंगे तो खाने पीने का फायदा ही क्या, जब शरीर में कुछ रुकना ही नहीं तो खाने पीने का फायदा ही क्या। इंपॉर्टेंट चीजें, हमने ग्लूकोज खाया यूरिन से निकल गया, हमने फैट खाया यूरिन से निकल गया, हमने मिनरल खाया यूरिन से निकल गया, हमने कोई भी चीज इंपॉर्टेंट चीजें ली वो यूरिन से पास हो गया। फायदा क्या है, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है बताओ, कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को दोबारा नेफ्रॉन से ब्लड में पहुंचा दें और दोबारा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यहां से निकल के ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या केवल रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है बताओ, जहां ब्रश बॉर्डर होगा। बताओ ब्रश बॉर्डर कहां पे था, जल्दी बोलो। और यहां पर एनर्जी की भी जरूरत लग सकती है, क्योंकि यहां चीजें एक्टिवली और पैसिवली दो तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। एक्टिवली की पैसिवली, क्या बोला मैंने, दोनों तरीकों से होगी, एक्टिवली और पैसिवली। इसीलिए यहां पर जब पैसिवली होगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्टिवली होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस तभी होती है जब एटीपी की जरूरत हो। बोलो, मतलब जब एटीपी होगा तभी एक्टिव प्रोसेस चल पाएगी। एक्टिव प्रोसेस के लिए किसका होना जरूरी है, राइट। इसीलिए देखो, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। ब्रश बॉर्डर होने से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा होगा, सरफेस एरिया बढ़ने से ये फायदा होगा, देयर इज मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी आगे तो पता चलेगा, देयर इज मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल। बोलो सही है। और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी चीज नेफ्रिक टिब्यूल से या रीनल टिब्यूल से कहां चली जाएगी, चली जाएगी टू, यहां से निकलेगी चीजें और कहां चली जाएंगी, क्या बोला मैंने, टू ब्लड कैपिलरी। वो कौन सी ब्लड कैपिलरी होगी, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा, बस हम उसी पे आने वाले हैं। पहले हमने सोचा कि मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बता दूं। जब नेफ्रॉन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जान जाओगे तो ग्लोमेरुलस के बारे में जानेंगे। सही है कि नहीं है। पहले एक रास्ता तो क्लियर हो, हम सारे रास्ते एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, तो पहले एक एक चीजें क्लियर हो। पहले हमने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया जो कि मेन भाग था, अब हम पढ़ाएंगे ग्लोमेरुलस, वो क्या होता है आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। बताओ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस हिस्से में होता है और रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट चीजें भी छन के चली आई थी। इंपॉर्टेंट चीजों को शरीर में रखना है कि निकाल देना है, अच्छा रखना है। कहां ये सारी चीजें कहां से आई थी, ब्लड से, तो जहां से आई थी वहीं पे वापस भेज दो। अच्छा वापस के लिए वर्ड होता है कोई भी चीज दोबारा किया जाए। आप अभी कर रहे हो विजन, आप अभी कर रहे हो विजन, जब चैप्टर हो जाएगा क्या करोगे, रिविजन। तो यहाँ पे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ था, अब क्या हो रहा है, दोबारा चीजें रीएब्जॉर्ब होके जानी है, क्या बोलोगे, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। और ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, ये होगी वाया टू मेथड। कितने मेथड, वाया टू मेथड्स, ठीक है ना। एक होता है कौन सा, पैसिव, where there is no use of, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा होगा एक्टिव, ठीक है, जिसके लिए नीड ऑफ
एटीपी, एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। और यही कारण है कि पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम होते हैं कि मिनिमम? मैक्सिमम होते हैं। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया अन्य जगह की तुलना से बहुत ज्यादा होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बात सीखो। अब बायोलॉजी सीखने में मजा आ रही होगी, है ना? क्योंकि देखो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। छोटी छोटी बातें जब सीख जाओगे ना, क्वेश्चन अपने आप आपको याद रहेंगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे। हम लोग ने क्वेश्चन कर किए भी थे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा क्वेश्चन करते जाएंगे। अब हम लोग कहां पहुंचे? आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे। पीसीटी के बाद कहां पे आ गए? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में कितने भाग होते हैं? एक तो होता है थिक और एक होता है थिन। थिक में भी दो भाग होते, एक कौन था? डिसेंडिंग, और एक कैसा था? असेंडिंग। और इसमें भी दो भाग थे, कैसा? डिसेंडिंग और असेंडिंग। और लूप ऑफ हेनले कैसा था? हेयर पिन लाइक। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें। ये बताओ कौन सा है? ये बताओ कौन सा है? ये बताइए कौन सा है, और ये बताइए कौन सा है? दिख रहा है? एक है थिक डिसेंडिंग, वो ये रहा। एक है थिन डिसेंडिंग, वो ये रहा। एक है थिक असेंडिंग, वो ये रहा। एक है थिन असेंडिंग, वो ये रहा। बोलो सही है? चार भाग होते हैं। क्लियर? हेयर पिन लाइक होता है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, ये मेडुला में प्रेजेंट होता है। बाकी सारा हिस्सा कहां प्रेजेंट था बताओ? हाँ देखो, देखो देखो, सारी चीजें कॉर्टेक्स में है। देखो, बोमेन कैप्सूल कहां है? नेक कहां है? पीसीटी कहां है? डीसीटी कहां है? और कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा हिस्सा भी कहां है ना? और बाकी का हिस्सा कहां है? मेडुला। लेकिन बताओ, नेफ्रॉन का एकमात्र हिस्सा जो मेडुला में है वो क्या है? लूप ऑफ हेनले। और ये तो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये तो आप भलाई बता ही नहीं सकते हो। बताओ, नेफ्रॉन का पार्ट जो केवल और केवल मेडुला में होता है, उसे क्या बुलाते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला। तो क्या लिखें? लिख दें इसकी खूबी? क्या लिख दें? ओनली पार्ट of nephron present in medulla। सारी बातें क्लियर है अभी तक? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? अब लूप ऑफ हेनले के बाद बताओ क्या आया था? डीसीटी, है ना? तो डीसीटी के बारे में तो कुछ खास बात है नहीं, डीसीटी नॉर्मली होता है। डीसीटी क्या होता है? ये भी कन्वोल्यूटेड पार्ट था। कलेक्टिंग डक्ट क्या बोले? नॉट द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है? नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब। which receives, और मैं अभी ब्लड तो बुला नहीं, वो यूरिन तो बुला नहीं सकता,
क्योंकि यूरिन सब तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होगा, इसलिए उसको क्या बुला रहा हूं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। जब ब्लड छनता है तो छनने वाले पदार्थ को फिल्ट्रेट कहते हैं, आपको पता ही होगा। जो चीज फिल्टर करने के बाद नीचे छन जाए उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और जो ना छने उसे बोलते हैं रिटेंटेट। याद आ रहा है कुछ? तो फिल्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट ट्यूब है विच रिसीव्स फिल्ट्रेट फ्रॉम फ्रॉम डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज क्लियर करा रहे हैं। मैनी नेफ्रॉन्स, ठीक है। और कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा, सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ हिस्सा कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में। तो कुछ हिस्सा कहां प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। और मैं लास्ट बात याद दिला दे रहा हूं आपको, टर्म यूरिन कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में टर्म मतलब होता है नाम देना। फिल्ट्रेट को क्या बुलाने लगेंगे, यूरिन। और ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूरिन इज हाइपरटोनिक। हाइपो की हाइपर, कितने गुना, किसकी तुलना में, प्लाज्मा की तुलना में। क्योंकि ब्लड से ही तो तुलना करोगे भाई, तुलना तो ब्लड से ही करोगे क्योंकि ब्लड छन रहा है, सही है कि नहीं है? ब्लड छन रहा है इसलिए ब्लड से तुलना करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, यहां तक बिल्कुल समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर? बताओ जल्दी से, डबल डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। बताओ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहां पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहां पाया जाता है, पीसीटी। बताओ सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है? अच्छा बताओ स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पाया गया था, बोवेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। बताओ कहां पे चार पार्ट थे, लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले। बताओ डीसीटी जो होता है ये तो नेफ्रॉन का पार्ट है, लेकिन कई सारे डीसीटी एक स्ट्रेट ट्यूब में खुल जाते हैं, और दिस स्ट्रेट ट्यूब इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। एंड कलेक्टिंग डक्ट नाम से ही लग रहा है, ये ऐसी डक्ट है जो सभी नेफ्रॉन से कलेक्ट करेगी। और कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करने के बाद पहले कॉर्टेक्स से कलेक्ट करेगी, मेडुला से कलेक्ट करेगी। भाई कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन से कलेक्ट करेगी, याद करो कहां पे नेफ्रॉन ज्यादा थे, कॉर्टेक्स में कि मेडुला में? वहां से रिसीव करेगी और फिर मेडुला से रिसीव करेगी। देखो देखो देखो, देख लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये देखो कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन से करेगी और यहां पे मेडुला के नेफ्रॉन से भी करेगी। बना देते हैं, अगर रह गया है तो बना लो भाई। कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन से भी करेगी, ये देखो मेडुला के नेफ्रॉन से भी करेगी, सही है। कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन से भी कर रही है, मेडुला के नेफ्रॉन से भी कर रही है, और रिसीव करके फाइनली यहां ला दे रही है, यहां ला दे रही है। और जैसे ही यहां पर आएगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और तब जाके यही फिल्ट्रेट क्या कहलाएगा, यूरिन। और यूरिन इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, ठीक है ना। और ये देखो जितने भी एपिथेलियम अभी पूछे थे वो सारे यहां लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, अभी थोड़ा रुक जाते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या था, ग्लोमेरुलस। मैंने क्या बोला था, ये किससे संबंधित है, ब्लड वेसल से, है ना, ये ब्लड वेसल से संबंधित है। ध्यान देने की बात आ गई है, इसको तो पहचानते ही होगे, नहीं? इट इज द हार्ट दैट हर्ट्स यू एंड लव्स यू, बताया था।
याद करो इससे क्या निकला था, इससे निकला था एरोटा। क्या निकला था? एरोटा। याद है? एरोटा निकला था। एरोटा जब स्प्लिट हो जाता है तो क्या बनाता है? आर्टरी ना। तो ये आर्टरी बना लिया, माना कि ये अदर रीजन को ले जा रहा है, ये किडनी में ले जा रहा है। यहां लिख दें एरोटा सबको सप्लाई करता है, तो यहां पे टू किडनी को सप्लाई कर रहा है। और जब किडनी को सप्लाई करेगा तो इसका नाम हो जाएगा, दैट इज कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी, आर्टरी से क्या बनता है याद करो? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल, और जो आर्टीरियोल यहां आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। अब अच्छा बताओ, आर्टीरियोल से यहां बन जाती है एक ब्लड कैपिलरी, यहां से बन जाती है एक ब्लड कैपिलरी, और इसी ब्लड कैपिलरी को हम बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। तो समझ में आया ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज द ब्लड कैपिलरी ऑफ नेफ्रॉन। ब्लड कैपिलरी ऑफ नेफ्रॉन। बोलो सही है कि नहीं है? यहां तक सभी को चीजें क्लियर है? सुन लो ध्यान से सुनो, यहां तक चीजें क्लियर है? ग्लोमेरुलस तक आ गया। अब ग्लोमेरुलस कैसा हो? ये बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। ध्यान देना, ध्यान दो जरा, फिगर को भी ध्यान दो। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, और हम इसको सरल बनाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, या पूरा ही बना लो, रुक जाओ, सरल के चक्कर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। पहचान रहे हो ना इसे? अब ध्यान दो, ये जो आ रही है ना यहां से, ये कैपिलरी, ध्यान दो, यही है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल, और ये जो कैपिलरी है, यही कैपिलरी कहलाती है ग्लोमेरुलस। दिख गई आपको? बताओ, हार्ट से क्या निकला? एरोटा। एरोटा से क्या क्या बनता है? आर्टरी। चूंकि ये आर्टरी किडनी में जा रही है तो हमने किडनी के लिए कौन सा शब्द बताया था? रीनल। तो रीनल आर्टरी कहलाएगी। रीनल आर्टरी आगे चल के क्या होगी? रीनल आर्टरी और स्प्लिट होगी और पतली हो जाएगी तो क्या बनेगी? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या बनाएगा? एक कैपिलरी। कैपिलरी का नाम, अब देखो, अब ध्यान देना, ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पतली है, जो आए उसके लिए फ्रेंड, जो जाए उसके लिए फ्रेंड, आने के लिए, जाने के लिए, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इफरेंट आर्टीरियोल। पूरा बात क्लियर हो रहा है? इफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा, अब आर्टीरियोल जो है, ये जो आर्टीरियोल है, इसको थोड़ा सा समझना, ध्यान देने की बात आ गई है। यहां से ब्लड जा रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है, और ये ऐसे लिपटते हुए चारों तरफ, इसके चारों तरफ लिपट के, ये देखो पैरेलल हो गया, यहां पे फिर लिपट गया। ध्यान दो, समझ आया? समझ आया? तो ध्यान देना जरा, अब ध्यान देने की बात है। जब ये इसके चारों तरफ लिपटा हुआ था, जब ये नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपटा हुआ था, तो इसको बोलते थे पीसीएन, पेरी ट्यूबुलर। पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब रीनल ट्यूब्यूल, और ये कैपिलरी का बना हुआ जाल है,
इसलिए नाम बोलो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। बताओ क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। बताओ एफरेंट आर्टरियोल आगे जाके किसमें ओपन होता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपटा हुआ है और चारों तरफ के लिए पेरीफेरी वर्ड यूज करते हैं। बताओ पेरीफेरी यानी पर्दी, तो बताओ ये पेरीफेरी पर लिपटा हुआ है तो नाम पड़ा पेरीफेरल। और क्या किसका जाल है? कैपिलरी का बना हुआ जाल है, तो कैपिलरी के जाल को कैपिलरी नेटवर्क नहीं बोल सकते क्या? तो बताओ व्हाट इज दिस? दिस इज पीसीएन। पीसीएन का पूरा नाम? Why it is known as PCN? Because it is wrapped around the nephron, around the periphery of nephron। ये देखो, ये क्या है? नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है। ये नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के चारों तरफ साफ दिख रहा है कि लिपटा हुआ है, और इसी लिपटे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और देखो, जब ध्यान दो, जब ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हो जाए, यू शेप दिखाई दे, देखो इस हिस्से में ये लिपटा नहीं बल्कि यू शेप है, और जब यू शेप दिखाई पड़े ना तो इसे क्या बोल देना? जब यू शेप दिखाई पड़े ना तो क्या बोल देना? तब बोलना वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। किस शेप का होता है? यू शेप। किसके पैरेलल होता है? किसके पैरेलल है? लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। ध्यान देना है छोटी छोटी बातें। अगर ये यहां पे लिपटा होता तब इसे लूप ऑफ हेनले नहीं कहते, लेकिन चूंकि ये लिपटा नहीं है और ये इसके पैरेलल हो गया, अगर पैरेलल होगा तभी हम कह सकते हैं कि वासा रेक्टा, अदरवाइज हम इसे नहीं कह सकते। सपोज हमारे पास कुछ ऐसे नेफ्रॉन है, उसमें ये ऐसे लिपटा है। अब बताओ आप क्या बोलेंगे? क्या लूप ऑफ क्या ये पैरेलल है लूप ऑफ हेनले के? जब लूप ऑफ हेनले के पैरेलल नहीं होगा तो हम उसे वासा रेक्टा नहीं बुला सकेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कुछ नेफ्रॉन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जहां देखने को मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मेडुलरी नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। समझ में आई बात? इतनी बातें क्लियर है? वासा रेक्टा भी क्लियर हो गया। वासा रेक्टा का शेप बोलो। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। डोडनम का शेप बोलो। सी शेप। अच्छा बताओ स्टोमक का शेप बोलो। अच्छा, इलॉन्गेटेड ऑर्गन बोलो। पैंक्रियास। अच्छा, लार्ज बीन शेप ऑर्गन का नाम? स्प्लीन। बोलो सही है। किसकी कब्रगाह थी? आरबीसी की। किसकी कब्रगाह थी? यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। इज दैट क्लियर? चलो, इसीलिए छोटी छोटी बातें को मैं रिकॉल कर देता हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। यहां भी पीसीएन बोल रहे हैं क्योंकि लिपटा हुआ है। अच्छा, जब ये लिपट के खत्म हो रहा है, देखो ये लिपट के खत्म हो रहा है, तब इसका नाम ध्यान देना, तब इसका नाम क्या बोलेंगे? अब ये लिपट के खत्म हो रहा है, तब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम बन जाएगा रीनल। रीनल क्या? रीनल वेन। अच्छा, और रीनल वेन क्या होगी? रीनल वेन कहां ओपन होती है? रीनल वेन ओपन इनटू, बताओ किडनी हार्ट के नीचे है कि ऊपर? किडनी हार्ट के नीचे है कि ऊपर? हार्ट अपने ऊपर का ब्लड सुपीरियर वेना कावा से लाता है, जबकि किडनी नीचे है तो कैसे लाएगा? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर तो कहां पे खुलेगी? ओपन इनटू, बोलो कहां पे? इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा कहां खुल जाता है? टू हार्ट। मतलब ब्लड आया था हार्ट से और हार्ट में वापस चला गया। लेकिन यह बात याद रखने की है कि जब भी कभी आर्टरी या आर्ट्रियोल वर्ड यूज होगा तब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब वेन और वेन्योल या फिर वेना कावा वर्ड होगा तब कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो हमें पता है ना? अब बताओ बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? एक बार क्लियर कर लो। हार्ट ने एरोटा से ब्लड भेजा कहां पर? रीनल आर्टरी ने कहां भेजा? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ने कहां भेज दिया? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द कैपिलरी ऑफ ब्लड कैपिलरी। अच्छा, यहां से फिर यहां गया। हाँ, एक चीज और नोटिस कर लेना, एफरेंट आर्ट्रियोल चौड़ा है और इफरेंट आर्ट्रियोल पतला है। ये बात याद रखना, ये जानबूझ के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि दोनों का डायमीटर बराबर होता है। अगर दोनों का डायमीटर बराबर हो जाएगा तो ब्लड नहीं छनेगा। यहां पर, यहां से ब्लड छनना है, यहां से यहां पर ब्लड छनना है, तो छनने के लिए क्या जरूरी है? एफरेंट का डायमीटर ज्यादा हो, इफरेंट का डायमीटर कम हो। अच्छा, इफरेंट आर्ट्रियोल अब लिपट गया है, किसके चारों तरफ लिपट गया है? ये लिपट गया है किसके चारों तरफ? नेफ्रिक टिब्यूल या रीनल टिब्यूल। जब लिपट जाता है तो इस कैपिलरी के जाल को क्या बोलते हैं? इस कैपिलरी के जाल को बोलते हैं, बोलो जल्दी बोलो,
पीसीएन, पीसीएन का पूरा नाम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अच्छा, अगर पीसीएन ने लूप ऑफ हेनले के पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बनाया तब उसे वासा रेक्टा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर पैरेलल स्ट्रक्चर बना लिया तो उसे क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का शेप कैसा होता है? यू शेप। और उसके बाद आपको बताया गया कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये आगे फिर से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाया और फिर से ये किस में ओपन हो गया? रीनल वेन में। और रीनल वेन से कहां चला जाएगा? इंफीरियर वेना कवा। इंफीरियर वेना कवा कहां पे खुल जाएगा? यानी पूरा सर्किट कवर हो गया कि नहीं हो गया? पूरा सर्किट कवर हुआ कि नहीं? अब आप लोग बताओगे, ध्यान देना, आप लोग बताओगे। बताओ, हार्ट से क्या निकला? एरोटा। एरोटा से कहां गया? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से कहां गया? एफरेंट आर्टीरियोल। बोलो, गया ना? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से कहां गया? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से कहां गया? बताओ। हाँ, एफरेंट आर्टीरियोल, वेरी गुड। फिर बताओ, गया पीसीएन। पीसीएन यानी, हाँ, और उसके बाद कहां जाएगा? वासा रेक्टा में जा भी सकता है और नहीं भी। मैं लिख दूं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर आगे अगर नहीं होगा तो फिर से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। फिर उसके बाद बताओ, रीनल वेन। रीनल वेन के बाद इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा कहां चला गया? पूरा सर्किट कवर है। देख लो एक बार, पूरा सर्किट कवर है, देख लो, सही है? पूरा सर्किट कवर है कि नहीं है? तो हमें ग्लोमेरुलस भी क्लियर हो गया और हमें नेफ्रॉन भी क्लियर हो गया। बताओ, नेफ्रॉन पहले क्लियर कर लिया, ग्लोमेरुलस अब क्लियर कर लिया। और बिना देखे बताओ जल्दी से, पहले क्या होगा? पहले हार्ट, हार्ट से जल्दी बताओ, एरोटा, एरोटा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से बताओ पीसीएन, पीसीएन से वासा रेक्टा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब बताओ उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा रीनल वेन। रीनल वेन ओपन इनटू इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ओपन इनटू हार्ट। एंड यू नो वेरी वेल, हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। किस प्रकार हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया और किस प्रकार ब्लड वापस चला गया हार्ट में। और जब भी ऐसा होता है तो हमारा ब्लड छन जाता है। बोलो, सही है कि नहीं? हमारा ब्लड छनेगा और ब्लड छनने की प्रक्रिया को हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बढ़े आगे, बढ़े आगे। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? जरा एक चीज और नोटिस कर लो, एक चीज और नोटिस करो। ये यहां पे आना, ध्यान से इस जगह पे कंसंट्रेट करो, इस जगह पे कंसंट्रेट करो, इस जगह पे, इस जगह पे सारा फोकस करो, इस जगह पे, इस गोले में। इस गोले में कोई खास चीज है क्या? खास चीज है। बोमेन कैप्सूल किसके साथ है? अटैच है? ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल किसके संपर्क में है? तो इनको कंबाइंडली क्या बुलाते हैं? इनको कंबाइंडली बुलाते हैं रीनल कॉप्सल्स या मालपिगियन बॉडी। रीनल कॉप्सल्स या मालपिगियन बॉडी, ठीक है ना? ध्यान देना, यही मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये मैं लिखने जा रहा हूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। माइंड इट, मतलब इसको याद रखना है। डोंट माइंड नहीं, माइंड इट। माइंड इट की डोंट माइंड? माइंड इट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला लिया जाए तो इसे बोलते हैं रीनल कॉप्सल्स या मालपिगियन
बॉडी। इंपॉर्टेंट बात यह है, नॉट मालपिगियन टिब्यूल। बोल रहे मालपिगियन टिब्यूल मत बुलाना, क्योंकि मालपिगियन टिब्यूल आपने कहां पढ़ा होगा, वो हमारे शरीर में थोड़ा ना होता है। क्या हमारे शरीर में होता है? क्यों? याद रखना, वो तो कहां प्रेजेंट था? वो प्रेजेंट था इंसेक्ट वगैरह में, स्पेशली किसमें? कॉकरोच में। सही है ना? इसलिए नॉट लगा दिया है, कंफ्यूज मत होना। मालपिगियन बॉडी अलग है, मालपिगियन बॉडी हमारी बॉडी में है। देखो, जिसके आगे बॉडी लगाओ वो हमारी बॉडी में है, जिसके आगे बॉडी ना लगाओ वो पड़ोसी की बॉडी में। पड़ोसी कौन? कॉकरोच। सही है ना? सबसे बढ़िया ट्रिक है। मालपिगियन बॉडी हमारे अंदर होता है कि कॉकरोच के अंदर होता है? हमारे अंदर होता है कि कॉकरोच के अंदर होता है? बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं? एक एक बात, एक एक बात स्पष्ट है कि नहीं है? कि कोई प्रॉब्लम अभी है कोई प्रॉब्लम तो बताओ, समाधान किया जाए। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें सभी को स्पष्ट हो गई? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सब चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो बताओ, ये दोनों, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? दिस प्लस दिस, मालपिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल्स। चलो नेक्स्ट। एक बात जो आपको बताई थी पर लिखाई नहीं थी वो भी लिख लो। बोमेन कैप्सूल, और बोलो आगे वाला हिस्सा नेक, और बोलो पीसीटी, और बोलो डीसीटी। ये कहां प्रेजेंट था? प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। बट जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन मेडुला। इतनी बातें क्लियर हैं? यहां तक बातें क्लियर हैं? बिल्कुल। अब हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कॉर्टिकल, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी। ये होते हैं 85% के करीब। कितने परसेंट के करीब होंगे? 85% के करीब होंगे। और ये होते हैं 15% के करीब। इनका लूप ऑफ हेनले लिटिल पार्ट, इनका लूप ऑफ हेनले का ओनली लिटिल पार्ट प्रेजेंट इन मेडुला। केवल बहुत थोड़ा सा भाग मेडुला में प्रेजेंट होता है, ओनली लिटिल पार्ट प्रेजेंट इन मेडुला। इनका लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा भाग ही केवल मेडुला में होता है। इनका क्या होता है? इनका लूप ऑफ हेनले का मैक्सिमम पार्ट डिप इन मेडुला, मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होता है। कहा जाए तो इनका लूप ऑफ हेनले काफी छोटा होता है, कहा जाए तो इनका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है। अब एक और डिफरेंस है, इनमें वासा रेक्टा
या तो एब्सेंट होगा या तो हाईली रिड्यूस होगा, हाईली रिड्यूस्ड। यहां पे कैसा होगा, यहां वासा रेक्टा कैसे होगा, प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड, प्रेजेंट होगा और कैसा होगा, वेल डेवलप्ड, प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। इतनी बातें क्लियर हैं अपने को, यहां तक सब कुछ क्लियर है? बोलो भाई। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं कि मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं? दे आर 85% एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 15%। लूप ऑफ एनले इज टू शॉर्ट एंड लूप ऑफ एनले इज टू लॉन्ग। वो काफी गहराई तक डिप रहते हैं, डूबे रहते हैं, और ये केवल सुपरफिशियल पार्ट में होते हैं। इनका वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या तो हाईली रिड्यूस होगा, उनका वासा रेक्टा प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड होता है। समझ में आई बात? कितनी बातें क्लियर हो गई? यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। देखो कल जहां तक किया था उसके आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, कह रहा है किडनी के कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव समझ रहे हो ना भाई, किडनी ऐसे बनाई थी, ये वाला धसा वाला हिस्सा। किडनी के कॉनकेव सरफेस पर एक नॉच यानी खांचा होता है, उसे हमने क्या नाम दिया था? इसी के द्वारा यूरेटर, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में भी आर्टरी और वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, अब तो नाम भी जान गए हो। अच्छा, उसके अलावा नर्व यहीं से एंटर करता है, यूरेटर एंटर करेगा, ब्लड वेसल्स एंटर करेगी, नर्व एंटर करेगा। इनर टू द हाइलम, हाइलम से एक ब्रॉड फनल से स्पेस होता है, ठीक है, इसका नाम है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और बोला गया रीनल पेल्विस में बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कैलिसिस बोला था, यानी बहुत सारी ट्यूब आके खुलती है जिन्हें कैलिसिस कहते हैं। कैलिसिस प्लूरल वर्ड है कि सिंगुलर? और अच्छा, सिंगुलर वर्ड क्या है? कैलिक्स। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, टफ कैप्सूल से ढकी हुई थी। कितने भाग थे? बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कोनिकल मास, मेडुला में बहुत सारे कोनिकल मास थे, नाम क्या था? मेडुलरी पिरामिड। और ये ओपन हुए थे कहां पे? कैलिसिस में। कैलिसिस का सिंगुलर नाम कैलिक्स। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुला, मतलब कॉर्टेक्स मेडुला के बीच बीच में फैला हुआ था। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में फैला हुआ था, उसे क्या बोला था? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। हर एक किडनी में कितने 1 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नाम क्या था? नेफ्रॉन। और ये फंक्शनल यूनिट था, फंक्शनल की स्ट्रक्चरल की दोनों, तो दोनों बताया गया था। हर एक नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल टिब्यूल। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल टिब्यूल। जो ग्लोमेरुलस होता है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का बना होता है, यानी ग्लोमेरुलस कुछ और नहीं,
ये ब्लड की केशिकाओं का जाल है ना। और देखो एक तरफ एफरेंट से आया था और बोला है एफरेंट के ही फाइन ब्रांचेस जो थे वो रीनल आर्टरी से आए थे। मतलब रीनल आर्टरी जो था वो जब ब्रांच बनाया तो एफरेंट बना, और एफरेंट से ब्लड कहां आएगा? एफरेंट से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस उसको दूर ले जाएगा। किसके द्वारा दूर ले जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल। मतलब रीनल आर्टरी से कहां आया? एफरेंट, और एफरेंट से कहां आया? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस उसे दूर ले गया कहां पे? इफरेंट आर्टरियोल में। फिर देखो ये आ गए रीनल ट्यूब्यूल पे, रीनल ट्यूब्यूल पे आ गए। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, नाम बताइए? बोमेन कैप्सूल। अच्छा, इसने ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ था, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, अभी लास्ट में लिखाया। मालपिगियन बॉडी का दूसरा नाम क्या? उसे मालपिगियन ट्यूब्यूल बुला सकते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल हमारी बॉडी में था ही नहीं, वो कहां प्रेजेंट होता है? कॉकरोच में। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। हाईली कॉइल्ड नेटवर्क का नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब बता दिया मैंने आपको। फिर बताओ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का नाम? एनलेस लूप। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में चला जाएगा। और फिर इसमें दो भाग होते थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब, उसका नाम क्या था? डीसीटी। डीसीटी, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन। डीसीटी किसका? एक नेफ्रॉन का कि कई सारे नेफ्रॉन का? कहां खुलता था? कलेक्टिंग। तो द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन open into straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through the medullary pyramid to calyx। मतलब क्या बोला गया? बहुत सारे डीसीटी खुल गए एक स्ट्रेट ट्यूब में, स्ट्रेट ट्यूब का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, और बहुत सारे वो कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के रीनल पेल्विस में खुल गए। कैसे होते हुए? मेडुलरी पिरामिड के थ्रू कैलिक्स से होते हुए। बताओ, यानी पहले क्या हुआ? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहां चला गया? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से कहां चला गया? मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से कहां चला गया? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ठीक है ना, रीनल पेल्विस। अब उसके बाद देखो मालपिगियन कॉप्सल्स पीसीटी डीसीटी जो कि नेफ्रॉन का पार्ट था, कहां प्रेजेंट था? कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में। जबकि लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट था? डिप का मतलब वहां डूबना। कहां डूबा हुआ था? मेडुला। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी 85% नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ये वर्ड यूज किया था कि नहीं? काफी कम भाग मेडुला में धसा हुआ था। Such nephron are called as cortical nephron. In some of the nephron, loop of Henle is very long and run deep into the medulla. इस तरह के नेफ्रॉन्स को हमने क्या बोला? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। याद आया कुछ? लास्ट में इफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकला था, उसने एक कैपिलरी का जाल बना लिया। किसके चारों तरफ? रीनल ट्यूब्यूल के। उसे ही बोलते थे पीसीएन, यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसी वेसल्स का कुछ, इसी नेटवर्क से कुछ पैरेलल चीजें निकलती हैं जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हो जाती हैं और यू शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। नाम बताइए? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड वेल डेवलप्ड इन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। बताओ, सब लिखाया गया आपको? एक एक चीज लिखाई गई कि नहीं लिखाई गई है? क्लियर हो गई कि नहीं? तो सारी चीजें हम लोग ने बिल्कुल क्लियर कर लिया। ठीक है ना, सारी चीजें हम लोग ने बिल्कुल क्लियर कर लिया। कहां पे क्या होना चाहिए, नेफ्रॉन क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो बताओ हमारे नेफ्रॉन में कितने पार्ट थे? दो, एक ग्लोमेरुलस और एक नेफ्रिक टिब्यूल या रीनल टिब्यूल। हमने पहले क्या पढ़ा? रीनल टिब्यूल। फिर हमने क्या पढ़ा? ग्लोमेरुलस। और दोनों को कंबाइन करके कैसा दिखता है इसका फिगर भी बना दिया। सही है ना? सारी बातें क्लियर? चलिए फिर कल मिलते हैं।